Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our second chapter from economics, that is sector of the Indian economy. So students, last lecture तक हमने देखा था that country के अंदर employment problems बहुत है. We saw that country में बहुत सारे लोग unemployed हैं. Nextly हमने ये भी देखा that कैसे हम employment opportunities generate कर सकते हैं. करेक्ट, हमने लक्ष्मी का एग्जाम्पल लिया था. वी सॉ दैट कि कैसे उसके घर के 5 लोग जो है वो एक ही एग्रीकल्चरल प्लॉट पे प्रोडक्शन कर रहे थे एंड वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था. डिस्गाइज्ड मतलब देर वेर मोर पीपल वर्किंग. रिक्वायरमेंट कम थी, रिक्वायरमेंट 2 लोगों की थी, लेकिन देर वेर 5 पीपल हु वेर वर्किंग ऑन द प्लॉट. सो ये क्यों था? बिकॉज कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. सो वी सॉ दैट कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं. हमने देखा दैट अगर हम लक्ष्मी के लैंड को इरिगेट करते हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है. इसके साथ साथ अगर विलेज के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या अदर बेसिक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो घर के एडिशनल मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. क्लियर? लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कैसे हम एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके, दैट इज वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं हम लोग. सेकेंडली, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी. फिर उसके बाद हमने देखा था दैट अगर हम विलेज में इंडस्ट्रीज सेटअप कर देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करते हैं तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है. क्लियर? नाउ टुडे वी विल सी दैट कि गवर्नमेंट ने क्या किया है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, बिकॉज इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट कंट्री के अंदर जितने लोग हैं उन लोगों के लिए बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. सो लेट्स सी व्हाट इज डन बाय द गवर्नमेंट. डू यू नो दैट in India about 60% of the population belongs to the age group of 5 to 29 years. Out of this, only about 51% are attending educational institute. The rest are not. They may be at home or many of them may be working as the child laborers. If these children are to attend school, we will require more buildings, more teachers and other staff. A planning conducted by the erstwhile Planning Commission known as Niti Aayog estimated that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in the rural area. These are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspect of development talked in chapter 1. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट हमारी कंट्री में जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चाइल्ड पॉपुलेशन में से सिर्फ 51%, मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ आधा पॉपुलेशन जो है वो स्कूल जाता है. बाकी का आधा चाइल्ड पॉपुलेशन आइदर घर पर है या फिर दे आर वर्किंग एज दी चाइल्ड लेबरर्स. सो अब यहाँ पे क्या बोला है कि 51% लोग स्कूल जाते हैं, उसमें एजुकेशन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है टीचर्स को एंड अदर स्टाफ को. इन द सिमिलर मैनर अगर ये बाकी का जो 49% पॉपुलेशन है जो स्कूल नहीं जाता, अगर वो भी स्कूल जाने लगेगा तो एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी. हमें ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए होगी, बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोगों को लेबरर्स चाहिए होंगे, तो हम डेली वेज लेबरर्स को जॉब दे पाएंगे. बच्चों को पढ़ाने के लिए वी विल रिक्वायर टीचर्स, अदर स्टाफ हमको चाहिए होगा. तो अकेले एजुकेशन में मोर देन 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं. कब? जब पूरा कंट्री का 100% चाइल्ड पॉपुलेशन स्कूल अटेंड करे तो. सेम वे में अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें
तो अगर हेल्थ सेक्टर जितना हमने सिटी एरिया में इम्प्रूव किया है, अगर उतना ही इम्प्रूवमेंट रूरल एरिया में हो जाएगा तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया है कि इवन हेल्थ एंड एजुकेशन भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड कर सकता है। Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry or new services like IT. Some of this would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says that if tourism as a sector is improved, every year we can have additional employment of more than 35 lakh people. क्या बताया है इस पैराग्राफ में हमें? दैट हर स्टेट के अंदर पोटेंशियल होता है कि वो अपने लोगों का मतलब अपने स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। बहुत सारे सेक्टर्स है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, या फिर कुछ बेसिक इंडस्ट्री होगी, कुछ ऑथेंटिक इंडस्ट्रीज होगी। उन सब जगहों पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लार्ज स्केल में क्रिएट हो सकता है। क्लियर? एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। गेटिंग? अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बैक सपोर्ट में रहेगी। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट को एनकरेज करती है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। जैसे प्लानिंग कमीशन ने बोला है कि अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ किया गया तो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म इंडस्ट्री में हम लोग मोर देन 35 लाख जॉब्स एवरी ईयर जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ में इस सेक्टर को इम्प्रूव किया तो एवरी ईयर मोर देन 35 लाख लोगों को जॉब मिल सकता है। दिस शोज कि प्लानिंग कितना ज़रूरी है। दिस शोज कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर मिलकर प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे तो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म होगा। We must realize that some of the suggestions discussed above would take long time to implement. For the short term, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made the law implementing right to work in about 625 districts in India. It is called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, that is Manrega. Under Manrega 2005, all those who are able to and are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by the government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under this act. क्या बताया हुआ है कि ऊपर हमने जो पढ़ा दैट एजुकेशन में इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, हेल्थ में इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक, मतलब जो 49% बच्चे घर पर है, स्कूल अटेंड नहीं कर रहे, उनको स्कूल तक लाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ईयर्स कैन पास अगर हमें ये टास्क कंप्लीट करना है तो उस टाइम तक के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। दैट इज शॉर्ट टर्म एंड क्विक मेजर्स लेने हैं, क्योंकि अगर 4 साल बाद स्कूल बिल्डअप होगा तो उस टाइम तक बाकी के लोग क्या करेंगे, वो टाइम तक कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की हुई है, एक पॉलिसी चालू की है जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कंट्री के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क करती है एंड अकॉर्डिंग टू दिस, ये रूरल एरिया के लिए ओके, मतलब विलेज एरिया के लिए है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, आप विलेज एरिया में रहते हो, यू डोंट हैव द जॉब, अगर आपके पास काम नहीं है एंड यू आर विलिंग टू वर्क, आपकी काम करने की इच्छा है पर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में
गवर्नमेंट आपको 100 डेज का जॉब क्रिएट कर देगा। कितने डेज का जॉब क्रिएट करके देगा? 100 डेज का जॉब क्रिएट करके देगा। सी यहाँ पे दिया हुआ है कि हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क in rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। 365 days में से गवर्नमेंट मिनिमम आपको कितना वर्क देगी? 100 डेज का जॉब प्रोवाइड करेगी। और अगर बाय चांस गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाती, हेडिंग 100 दिन आपको काम नहीं कर दे पाती है, तो 100 डेज के जॉब का पैसा आपको देगी। क्लियर? क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट मनरेगा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देगी। एंड इफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस देगी। दैट इज जितने डेज आप काम करके जितना मनी कमाते, अगर गवर्नमेंट वो काम क्रिएट नहीं कर पाई तो उतना ही मनी आपको प्रोवाइड करेगी। क्लियर? सो दिस वॉज द स्टेप जो गवर्नमेंट, दिस वर दी स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले सकती है टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पहला, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अदर सेक्टर्स में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। एंड टिल दैट टाइम, जैसे मनरेगा की पॉलिसी है वैसे और भी अदर पॉलिसी स्टार्ट कर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इस टॉपिक में क्या देखा? दैट अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है एंड कैसे हम उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में क्या रोल प्ले कर सकती है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपने देखा रहेगा दैट बहुत सारे लोग स्ट्रीट पर अपना वर्क करते हैं, है ना। वो स्ट्रीट पर वो लोग वेंडर्स जो रहते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं या फिर क्लोथ वेंडर्स है या फ्रूट वेंडर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं? स्ट्रीट पर अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, अगर वो एक दिन बीमार हो गए बाय चांस, ठीक है, वो लोग काम पर नहीं गए, तो क्या वो लोग अर्न कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी के यहाँ पर वर्क कर रहे हो एज अ सेल्स बॉय या कुछ भी, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो, तो वहाँ पर जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनके यहाँ पे कैसा होता है कि जितने डेज वो वर्क करेंगे उतना ही उनको पेमेंट मिलेगा। उनके पास कोई अदर बेनिफिट्स नहीं होते। अगर काम पर नहीं गए तो वो डे का सैलरी कट हो जाएगा। उनका जो एम्प्लॉयर है, जो उनको जॉब दे रहा है, वो जब चाहे बिना किसी प्रायर नोटिस के उनको जॉब से निकाल भी सकता है। ठीक है, कुछ जॉब्स ऐसी होती है। फिर देयर आर सर्टेन जॉब्स जिसमें आपने देखा रहेगा कि आप ऑफिस जाते हो, आपको मंथ में 1 या 2 पेड लीव्स मिलती है। पेड लीव का मतलब क्या होता है? आप छुट्टी मारोगे बट फिर भी आपकी सैलरी कट नहीं होगी, तो इसको हम पेड लीव कहते हैं। देन उसके बाद बोनस मिलता है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलती है, प्लस आपको जॉब से कभी भी कोई ऐसे ही नहीं निकाल सकता। गेटिंग देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन, प्रॉपर नोटिस पीरियड देकर ही आपको जॉब से निकाला जा सकता है। करेक्ट, तो ये 2 सेक्टर्स है। एक सेक्टर है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज को सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बेनिफिट सच एज पेड लीव्स दी जाती है उनको बोनस मिलता है। देन उसके बाद अगर वो 1-2 दिन काम पर नहीं गए तो उनकी जॉब चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। उनको प्रमोशंस भी मिलते हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनको मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं। गेटिंग अलाउंसेस मतलब बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और वहीं पर दूसरा सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जहां पर अगर आप काम करने नहीं गए तो आपको मनी नहीं मिलेगा। आपका एम्प्लॉयर जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। आपके पास पेड लीव नहीं होती, आपके पास बोनस नहीं होता। गेटिंग, सो ये 2 सेक्टर्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट को डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। लेट्स सी कि ये क्या है। यहाँ पर हम 2 स्टोरीज भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किसका वर्क ऑर्गेनाइज्ड है और किसका नहीं है।
Let us examine another way of classifying activities in the economy. This looks at the way people are employed. What are their condition of work? Are there any rules and regulation that are followed as the result of their employment? अभी यहाँ पे एक्टिविटीज को और अदर वे में डिवाइड किया है इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. हम डिफरेंस देखेंगे, फिर हम प्रॉपर वे में फाइंड आउट करेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है. पहली स्टोरी आती है कांता की. कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. शी अटेंड्स हर ऑफिस from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. यहाँ पे अभी हमें किसकी स्टोरी दी हुई है? कांता की स्टोरी दी हुई है. कांता ऑफिस में वर्क करती है, उसका वर्किंग टाइम हमें दिया हुआ है 9:30 to 5:30. सी एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि ये पॉइंट हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताएंगे. ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दिया है कि शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 a.m. to 5:30 p.m. तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं. समझे? फिर उसके बाद अगला दिया है शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. मतलब ये क्या बताता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलर पेमेंट्स करता है. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, दैट इज एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, मतलब सैलरी के अलावा, प्रोविडेंट फंड के अलावा आपको और भी एडिशनल फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है. उसको एवरी संडे छुट्टी मिलती है, दैट इज अ पेड हॉलीडे. पेड हॉलीडे मतलब संडे छुट्टी होती है एंड उसको उसका सैलरी भी मिलता है, पेमेंट भी मिलता है. जब उसने वर्क करना स्टार्ट किया था तो उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला था. सो ये किसकी स्टोरी थी? कांता की स्टोरी. अब हम लोग देखते हैं कमल की स्टोरी. लेट्स सी कि उसकी स्टोरी क्या है. कमल इज कांताज नेबर. He is a daily wage laborer in a nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30 in the morning and works till 8 p.m. in the evening. He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the day he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. अब यहाँ पे किसके बारे में दिया है? कमल की स्टोरी दी है. कमल एक डेली वेज लेबरर है, मतलब रेगुलरली वर्क पर जाता है, रेगुलरली अर्न करता है. उसका वर्किंग आवर सुबह 7:30 से लेके शाम को 8 तक है. मतलब ये बताता है कि कांता के ऑफिस में फिक्स्ड एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स थे. यहाँ पे ही ऑलमोस्ट वर्क फॉर मोर देन 12 आवर्स, 12 घंटे से भी ज़्यादा काम कर रहा है. एंड कांता वॉज वर्किंग अराउंड कुछ 8 to 9 आवर्स. देन उसके बाद उसको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता, उसको सिर्फ उसकी वेजेस मिलती है. उसको कोई पेड लीव नहीं मिलती, दैट इज संडे को अगर वो काम पर नहीं गया या मंडे को अगर वो काम पर नहीं गया तो उसको कोई भी एडिशनल सैलरी नहीं दी जाएगी. उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था और उसका जो एम्प्लॉयर है, दैट इज जो ओनर है ग्रॉसरी शॉप का, वो कभी भी उसको ग्रॉसरी शॉप से बाहर निकाल सकता है. ठीक है, मतलब दोनों एम्प्लॉयड है. हमने देखा कांता भी एम्प्लॉयड है, कमल भी एम्प्लॉयड है. हिटिंग, लेकिन दोनों के वर्किंग टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत डिफरेंस है. दोनों के वर्किंग आवर्स में डिफरेंस है, फैसिलिटीज में डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का. ठीक है, लेट्स सी क्या है ये. कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow its rules and regulation which are given in various laws such as Factories Act,
Minimum Wage Act, Payment of Gratuity Act, Shop and Establishment Act, etc. It is organized because it has some formal process and procedures. Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulation. Workers in the organized sector enjoy security of employment. They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more than they have to be paid overtime by the employer. They also get several other benefits from the employer. अभी यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में हमें बताया हुआ है कि कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स अब क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो सब इंस्टीट्यूशंस, वो सब प्लेसेस आ जाती है, प्लेस ऑफ वर्क, जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है. अब गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दैट दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, बहुत रूल्स बनाए हैं. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं. ठीक, जैसे एम्प्लॉयज को पेड लीव्स मिलता है, ठीक, एम्प्लॉयज को अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं. गेटिंग, सो यहाँ पर क्या दिया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होता है. दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलता है कि उनका जॉब सिक्योरिटी है. सेकेंडली, उनको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स वर्क करना है. अगर वो ज़्यादा वर्क करते हैं इन एनी केस तो उनको ओवर टाइम का पेमेंट भी दिया जाएगा. ठीक, अगर उनका वर्किंग आवर्स 5:30 बजे तक है, 5:30 तक, जैसे हमने कांता के केस में देखा, अगर वो 6:30 या 7:30 तक वर्क करती है तो उसको ऑटोमेटिकली ओवर टाइम का पेमेंट मिलेगा. इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं. व्हाट आर दिस बेनिफिट्स? और भी अदर बेनिफिट, जैसा मैंने बताया कि रेगुलर वर्क है, फिक्स्ड जॉब, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है. इसके अलावा और भी बेनिफिट्स मिलते हैं. और भी बेनिफिट्स में क्या आता है, उनको पेड लीव मिलती है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, संडे छुट्टी होती है या फिर कोई अदर नेशनल या फिर फेस्टिवल का हॉलीडे है तो उसके लिए भी उनको पे किया जाता है. प्रोविडेंट फंड उनको मिलता है, ग्रेच्युटी उनको मिलती है. दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं. देन उसके बाद प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वर्किंग एरिया में भी सारी फैसिलिटीज मिलती है. दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग एनवायरमेंट इज सेफ. व्हेन दे रिटायर दिस वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल. जब ये लोग रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन भी मिलता है. मतलब जब वर्क करते हैं तब तो बेनिफिट्स मिलते ही है, जब वर्क करना बंद कर देते हैं तो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं. कहाँ पर, कौन से सेक्टर में? इन दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे कमल वर्क करता है. लेट्स सी कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, Kamal works in the unorganized sector. The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. There are rules and regulations, but these are not followed. Jobs here are low paid and often not regular. There is no provision for overtime, paid leaves, holiday, leave due to sickness, etc. Employment is not secure. People can be asked to live without any reason. When there is less work, such as during some season, some people may be asked to live. A lot also depends on the whims of the employer. This sector includes a large number of people who are employed on their own during doing some small jobs such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers and as when they required. Okay. अभी कांता का कंडीशन तो हमने पढ़ा. कांता जिस सेक्टर में काम करती है वो ऑर्गेनाइज्ड है. ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, उनको गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं.
जितने भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने देने के लिए कहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, वो सब बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को देने पड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू कांता, कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत स्मॉल यूनिट्स होती है, बहुत स्कैटर्ड है, यहाँ वहाँ पर है, और गवर्नमेंट इनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अभी एक वेजिटेबल वेंडर है, वो गवर्नमेंट मतलब उस वेजिटेबल वेंडर को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती बिकॉज उसने रजिस्टर नहीं किया है, गवर्नमेंट को पता नहीं है उसका वर्किंग प्लेस क्या है। ठीक, जैसे ट्रेन में लोग छोटी छोटी चीज़ें सेल करते हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इन सब लोगों का गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होता एंड गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पाती। रूल्स बनते हैं लेकिन उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम के लिए कुछ पेमेंट नहीं मिलता, उनके पास हॉलीडेज नहीं होते, अगर वो बीमार है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता, मतलब हॉस्पिटल का खर्चा या पेड लीव भी नहीं दी जाती। अगर आप बीमार हो, आपने छुट्टी ली है, तो उस दिन का सैलरी भी कट हो जाएगा, लेकिन उस दिन आपको वेजेस ही नहीं मिलेंगे। नेक्स्टली, अगर सीजन नहीं है, वर्क कम है, तो बहुत बार एम्प्लॉयर आपको जॉब से भी निकाल देगा। क्लियर? सो ये सब क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो हमारी कंट्री में दोनों ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी अनऑर्गेनाइज्ड भी। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, गेटिंग, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे, आप देख सकते हो हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसा आपने देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज़ के सारे राइट्स प्रोटेक्टेड है, उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो अब हमें किसकी तरफ देखना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। तो अगले लेक्चर में वी विल सी कि हम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनको भी वो राइट्स दिलवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।